हालातों की मारी हुई एक महिला जिसको तंगहाली ने और पेट की भूख ने दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था और दूसरों के आगे हाथ फैलाने पर भी मजबूर कर दिया था। 28 साल की एक महिला जो लोगों के दरवाजे दरवाजे जाकर भीख मांगकर अपने पेट की भूख बुझाती थी और इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करती। उसका रोज का यही नियम था, लोगों के दरवाजे दरवाजे जाकर भीख मांगना और अपना गुजर बसर करना। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और जिस मकान पर, जिस घर पर वो भीख मांगने गई, उसी घर की मालकिन बन बैठी। दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब महिला की जो कि बहुत ही ज्यादा किस्मत की मारी हुई होती है और बहुत ही तंगहाली में जी रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो 1000 रास्ते खोल देता है। दोस्तों, कहानी को पूरा जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और हमें हौसला देता है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है बिहार के सासाराम जिले की। उसी सासाराम जिले का एक छोटा सा गांव है जहां पर कमल अपने भाई के साथ रहता है। वहीं पर एक 28 साल की महिला है जिसका नाम नंदिनी है, जिसका काम भीख मांगकर अपना गुजारा करना है और वो रोज किसी न किसी गांव में जाती और भीख मांग कर लाती और अपना गुजर बसर करती। और एक रोज नंदिनी एक गांव जाती है भीख मांगने और वो एक घर पर जाती है और उस घर पर आवाज देती है कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या। लेकिन उस घर से कोई आवाज नहीं आती। नंदिनी फिर आवाज लगाती है लेकिन फिर दोबारा आवाज लगाने के बावजूद उस घर से कोई आवाज नहीं आती। तभी नंदिनी थोड़ा सा रुकती है और फिर वो लौटने लगती है। जैसे ही वो घर से लौटने लगती है तभी अंदर से आवाज आती है, रुको जरा, मैं भी आता हूँ। जैसे ही नंदिनी वो आवाज सुनती है वो रुक जाती है और मुड़कर फिर उस दरवाजे की तरफ जाती है। जैसे ही वो दरवाजे के पास जाती है उस घर से एक शख्स निकल कर आता है। वो कहता है कि मैं जरा बाथरूम में था इसलिए मुझे आने में देर हो गई, बताओ क्या चाहती हो। और इतना उसका कहना था और उसकी नजर सामने खड़ी हुई उस महिला पर पड़ जाती है जो भीख मांग रही थी। कमल उस महिला को बहुत ही गौर से देखने लगता है, लेकिन उसके देखने का अंदाज और जिस तरीके से वो कमल नंदिनी को देख रहा था, नंदिनी को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो हिचकिचाने लगती है। तभी कमल कहता है कि मैंने शायद आपको कहीं देखा है। नंदिनी कहती है देखा होगा, क्योंकि मेरा तो पेशा ही यही है कि मांगना और खाना, तो कहीं मांगते हुए देखा होगा। तभी कमल कहता है नहीं, मैंने तुम्हें मांगते हुए कहीं नहीं देखा और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं और करीब से जानता हूं। नंदिनी कहती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम मुझे बहुत अच्छे से कैसे जान सकते हो। तभी कमल अपने दिमाग पर जोर देता है और ऐसा लगता है जैसे उसको कुछ याद आया हो और वो तुरंत उस महिला से कहता है कि तुम नंदिनी हो, शीला की सहेली नंदिनी तो नहीं हो। जैसे ही नंदिनी अपना नाम सुनती है वो थोड़ा सा भौचक्की होती है और वो कहती है तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। हाँ, मैं नंदिनी ही हूं, पर तुम मुझे कैसे पहचान गए, यह मुझे तुम कैसे जानते हो। तभी कमल कहता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं शीला का पति हूं, वही शीला जो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी और मैं जब भी उसको लेने उसके घर जाया करता था तुम मुझसे बहुत ज्यादा हंसी मजाक किया करती थी। तभी नंदिनी को याद आता है कि हाँ, मेरी सहेली थी शीला जिसकी शादी हुई थी। लेकिन वो कहती है कि तुम नंदिनी के पति कैसे हो सकते हो, क्योंकि नंदिनी का पति तो बहुत दुबला पतला था और तुम तो बहुत ही अच्छे खासे तंदुरुस्त व्यक्ति हो।
तभी कमल कहता है कि हाँ, मैं दुबला पतला ही था, लेकिन वक्त गुजरने और खान पीन की वजह से अब थोड़ा सा मेरी सेहत ठीक हो गई है और मैं थोड़ा सा पहले से तंदुरुस्त हो गया हूँ। तभी नंदिनी कमल से कहती है, शीला कहाँ है? मैं उससे बात करना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। इतना सुनते ही कमल थोड़ा मायूस हो जाता है और बहुत ही दबी जुबान पर कहता है कि शीला अब इस घर में नहीं है और अब यहाँ नहीं रहती वो। नंदिनी पूछती है, क्यों, क्या हुआ? अब वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहती? तभी कमल कहता है कि दरअसल उसका किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और उस लड़के के साथ वो भाग गई थी। और इतना कहते कहते कमल की आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन कमल अपने आंसू को संभालते हुए कहता है, ठीक है, ये तो था मेरा मामला, लेकिन तुम बताओ, तुम्हारी तो शादी हो गई थी और तुम ये भीख क्यों मांगती हो? तभी नंदिनी कहती है कि मेरे माँ बाप ने जहाँ शादी की थी वो मेरा पति शराबी था और उसको शराब पीने की लत थी, इसीलिए वो अक्सर मेरे साथ झगड़ा किया करता और कभी कभी तो मेरे साथ मारपीट भी किया करता था। लेकिन मैं कुछ दिनों तक तो बर्दाश्त करती रही, लेकिन उनकी आदतों में सुधार नहीं आया और उनकी जुल्म और जास्ती मेरे साथ काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी और उनके घर वाले भी उसका ही, मेरे पति का ही साथ देते और कोई भी मेरी तरफ नहीं बोलता और ना ही मुझे कोई बचाता था उससे। इसीलिए मैं जब तंग आ गई तो मैं उसको छोड़कर अपने माँ बाप के घर आ गई और इसके बाद उसने मुझे तलाक दे दिया। लेकिन शायद मेरी किस्मत में तकलीफें ही लिखी थी और जब मैं अपने माँ बाप के साथ रहने लगी तो कुछ ही वक्त गुजरे थे कि मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे। अब मेरे माँ बाप थे नहीं, इसलिए भाई और भाभी थी और वो भी मेरे साथ जुल्म सितम करने लगी। छोटी छोटी बातों पर मुझे ताना मारते और हर चीज पर मेरे ऊपर हमेशा कुछ भी नुकसान होता वो मुझे ही बुरा भला ठहराते और जब कभी बात बढ़ती तो वो हमेशा मेरी भाभी ताने मारती कि अगर तुम इतनी अच्छी होती तो अपने पति को छोड़कर यहाँ नहीं आ जाती। और उनके ताने दिन ब दिन बढ़ने लगे थे और भाई भी भाभी का ही सहयोग देता और भाभी को डांटने के बजाय वो मुझे ही बुरा भला कहने लगे। तभी मैं रोज रोज की किचकिच और परेशानियों से निकलने के लिए एक दिन मैंने फैसला लिया और मैंने घर छोड़ दिया। और घर छोड़ने के बाद, क्योंकि अब मुझे पैसों की भी जरूरत पड़ती, क्योंकि रहना और खाना ये तो हर इंसान पर लागू होता है, इसीलिए मैंने कई जगह नौकरियां की। लेकिन जहां भी मैं नौकरी करती, क्योंकि अब मेरे कोई आगे पीछे नहीं था, इसीलिए हमेशा वो लोग मेरा गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते और मैं काम वहां से छोड़ती गई। फिर मैंने कुछ कंपनियों में भी काम किया, लेकिन वहां पर भी मुझे सुकून नहीं मिला और वहां का मालिक, उनकी भी मेरे ऊपर नीयत खराब हुई। फिर मैंने कंपनियों का भी काम छोड़ दिया। मुझे लगा कि शायद अब मैं किसी घर पर काम करूं जहां पर फैमिली रहती है, वहां पर मुझे कोई दिक्कत ना आएगी। तभी मैंने लोगों के घरों में भी काम करना शुरू किया, लेकिन वहां पर भी मेरा अकेलापन और मेरी मजबूरी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब भी उस घर की महिलाएं यहाँ वहां होती, उस घर के मर्द मुझ पर बुरी नीयत रखते और मेरा शोषण करने की कोशिश करते। और इन्हीं सब बातों से तंग आकर मैंने नौकरी करना भी बंद कर दिया और अब मैं एक किराए का छोटा सा कमरा लेकर रहती हूँ और अपना भीख मांगकर जिंदगी बसर कर रही हूँ। और ये कहते कहते नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। नंदिनी को रोता देख कमल भी रोने लगता है और नंदिनी से कहता है, नंदिनी, तुम्हारे ऊपर तो बड़े दुख के पहाड़ टूटे हैं। और कमल नंदिनी को दिलासा देने लगता है। तभी कमल कहता है कि नंदिनी, खैर छोड़ो, जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होके रहता है, लेकिन तुम कुछ खाओगी, कुछ मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? तभी नंदिनी कहती है, भूख तो लगी थी, लेकिन शीला के बारे में सुनकर अब मेरी भूख मिट गई है और मैं अब चलती हूँ। जैसी नंदिनी वहां से जाने लगती है, कमल उसको फिर दोबारा आवाज देता है और कहता है, नंदिनी एक मिनट ठहरो। तभी नंदिनी रुक जाती है और कमल फिर उसके पास करीब आता है और उससे कहता है, नंदिनी, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूं। नंदिनी कहती है, हाँ कहिए। तभी कमल कहता है कि नंदिनी देखो, मुझे भी शीला छोड़कर चली गई, मैं भी अकेला हूं, क्योंकि मेरे भी माँ बाप नहीं है और मेरी कोई बहनें नहीं है, मेरे साथ मेरा एक छोटा भाई रहता है।
और इस घर पर हम भी अकेले हैं और तुम्हारा भी अब कोई नहीं है। तुम्हारे भी पिता खत्म हो चुके हैं, पति ने तुम्हें छोड़ दिया है, भाई भाभी ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तुम भी बेसहारा हो और अब तुम ऐसा करो, मेरे घर पर रहो और जो भी तुम्हें जरूरत हो मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा। और मैं चाहता हूं, तुम्हारे पति ने तुम्हें तलाक दिया है और मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें, जिससे मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा और तुम्हारी भी तकलीफें कम हो जाएंगी। तभी नंदिनी कमल की तरफ देखती है और कहती है कि एक बात बताइए, चलिए अगर आज मुझसे आपने शादी कर ली, कल को आपकी पत्नी शीला अगर वापस आ जाती है तो क्या फिर तुम मुझे छोड़ दोगे? तभी कमल कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मेरी पत्नी शीला घर छोड़कर भागी थी उसके बाद हम दोनों का तलाक हो गया था और वो कभी नहीं आएगी, और अगर कभी आ भी गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। तभी नंदिनी हाँ में सिर हिला देती है और कहती है ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। तभी कमल नंदिनी का हाथ पकड़ता है और घर के अंदर ले जाता है और अपने पूरे घर को दिखाता है कि नंदिनी ये है मेरा घर। लेकिन नंदिनी देखती है कि घर में कोई महिला न होने की वजह से घर का सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ होता है और घर की हालत काफी खराब होती है। तभी नंदिनी कहती है कि अब तो ये मेरा घर है और मैं इस घर को ठीक कर दूंगी और अब आज से इस घर की जिम्मेदारी मेरी होगी। तभी नंदिनी झाड़ू उठाती है और उस घर की साफ सफाई में लग जाती है और कमल किसी काम से ऊपर छत में चला जाता है। नंदिनी घर की साफ सफाई कर ही रही होती है, जो चीजें बिखरी पड़ी होती हैं उनको संजो के रखती है और पूरे घर को चमकाने में पूरी तरीके से जुटी हुई थी। इतने में ही कमल का छोटा भाई घर के अंदर आता है और वो देखता है कि घर के अंदर ये कौन महिला है। जब मैं सुबह गया था तब तो कोई महिला नहीं थी और ये कोई रिश्तेदार भी नहीं है हमारी, आखिरकार ये है कौन? तभी उसके दिमाग में आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई चोर हो। तभी वो नंदिनी से कहता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तभी नंदिनी कहती है पहले तुम बताओ तुम कौन हो और मेरे ही घर पर मुझसे ही पूछते हो कि तुम कौन हो। तभी कमल के भाई को गुस्सा आ जाता है, नंदिनी का हाथ पकड़ता है और कहता है चोरनी कहेगी, मेरे ही घर पर मुझसे ही सवाल पूछ रही है, और उसका हाथ पकड़कर खींचकर जैसे ही आंगन में लाता है तभी छत से कमल देख लेता है और वहीं से कहता है भाई जरा ठहरो, मैं अभी नीचे आता हूँ। तभी कमल ऊपर से नीचे आता है और अपने भाई को बताता है कि भाई ये तुम्हारी भाभी की सहेली नंदिनी है और इसके पति ने इसको छोड़ दिया, इसको तलाक दे दिया है और इसके माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और इसके भाई और भाभी ने भी इसको निकाल दिया है, ये भी बेसहारा है और तुम्हारी भाभी भी मुझे छोड़कर चली गई है। मेरी इच्छा है क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं, अब क्यों ना ये हमारे घर पर रहे। तभी कमल का भाई कहता है कि भैया ये ऐसे हमारे घर पे नहीं रह सकती, क्योंकि अगर ये ऐसे रहेंगी तो गांव में तरह तरह की बातें होंगी और हमारे बारे में लोग गलत सोचेंगे, और अगर आपको इनको घर में रखना है तो आप मंदिर में शादी कर लीजिए। तभी कमल कहता है कि भाई ये तुम्हारा सुझाव मुझे अच्छा लगा, तुम एक काम करो, जाकर गांव के प्रधान जी को बुलाकर लाओ और कुछ गांव वालों को भी बुला लाना और हम आज ही मंदिर में जाकर शादी करेंगे। तभी कमल का छोटा भाई प्रधान जी के घर जाता है और उनको बुलाकर अपने साथ अपने घर ले आता है और गांव के कुछ लोगों को भी ले आता है और गांव वालों से और प्रधान जी से वो नंदिनी के बारे में सब कुछ बता देते हैं। तभी गांव वाले और प्रधान जी कमल की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, अगर किसी बेसहारा को अगर सहारा दे दो तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है और तुम्हारा भी घर बस जाएगा। ये तो कमल तुमने बहुत अच्छा किया। तभी गांव वाले और प्रधान जी के मौजूदगी में इन दोनों की मंदिर में शादी हो जाती है और कमल नंदिनी को दुल्हन बनाकर अपने घर पर ले आता है। अब कमल और नंदिनी दोनों बहुत ही राजी खुशी और हंसी खुशी रहने लगते हैं और बहुत अच्छे से इनकी जिंदगी गुजरने लगती है, क्योंकि नंदिनी अब घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही थी और अपने देवर का भी अच्छे से ख्याल रख रही थी। और कुछ अरसा यूं ही गुजरता है और फिर उनके घर खुशियां दस्तक देती हैं।
कमल और नंदिनी को एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा बेटा होता है। अब दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उस घर में खिलौना आ गया था। कमल का भाई भी अपने भतीजे के साथ अक्सर खेलता, जब भी उसको टाइम मिलता वो अपने भतीजे के साथ खेलता। और कमल और नंदिनी की तो मानो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि दोनों की जिंदगी भी खुशहाल हो गई थी और अब तो उनको एक चांद सा प्यारा सा बेटा भी मिल गया था। अब वो पूरी तरीके से खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। और कुछ वक्त गुजरा, तभी एक दिन नंदिनी कमल से कहती है कि क्या तुम एक दिन के लिए मेरे लिए टाइम निकाल सकते हो? तभी कमल कहता है, तुम्हारे लिए तो हमेशा मेरे लिए टाइम रहता है, जब बोलो बंदा तुम्हारी खिदमत में हाजिर मिलेगा। नंदिनी कहती है, बस ज्यादा नहीं, बस एक दिन का मुझे समय निकाल लेना। तभी कमल कहता, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरा तो खेती बाड़ी का ही कारोबार है और खेती बाड़ी में ऐसा कुछ मसला नहीं है कि मुझे रोज ही खेत जाना पड़े। जब तुम कह दोगी मैं तुम्हारे लिए पूरा दिन तुम्हारे साथ देने को तैयार हूँ। तभी 2-3 दिन बाद नंदिनी अपने पति कमल से कहती है कि आज का दिन मेरा। कमल कहता है, बिल्कुल आज का दिन आपका, बताओ कहाँ चलना है? तभी नंदिनी कहती है, अभी नहीं, पहले तुम तैयार हो जाओ और अच्छे से कपड़े पहन लो। तभी नंदिनी भी तैयार होती है और अच्छे से कपड़े पहनती है। और एक नंदिनी अब बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और उसका पति कमल भी अच्छे से तैयार हो जाता है। और नंदिनी कहती है, चलिए मेरे साथ। जब कुछ दूर जाते हैं तब कमल फिर पूछता है, आखिरकार नंदिनी हमें जाना कहाँ है, कुछ तो बताओ। तभी नंदिनी कहती है कमल से कि कमल, तुम्हें मेरे घर चलना है, मुझे तुम्हें भैया और भाभी से मिलाना है, मुझे उनको दिखाना है कि तुम मेरे अपने होके भी मुझे नहीं अपनाया, लेकिन कमल पराया होके भी मुझे एक नई जिंदगी दी, और मुझे उनको दिखाना है और मुझे उनको जवाब देना है। तभी नंदिनी और कमल नंदिनी के घर चले जाते हैं और जैसे ही नंदिनी अपने घर पे दरवाजे पे आती है तभी वहां जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, भैया और भाभी को आवाज देती है और कहती है, बाहर निकलो। नंदिनी की उसके भैया भाभी तो आवाज सुनती ही हैं, बल्कि मोहल्ले के आसपास मोहल्ले वाले भी आवाज सुनते हैं और मोहल्ले वाले भी निकलकर बाहर आ जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। और जैसे ही मोहल्ले वाले बाहर आते हैं कि वो देखते हैं कि अरे ये तो नंदिनी है, और नंदिनी के गोद में एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है। और इतने में ही उसके भैया भाभी बाहर निकल कर आते हैं। जैसे ही वो नंदिनी को देखते हैं तो वो हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि नंदिनी की हालत पहले से अब बहुत अच्छी थी और उसके चेहरे पर चमक थी। तभी नंदिनी जोर जोर से चीख कर बोल पड़ती है कि भैया, तुमने तो मेरे साथ जुल्म सितम की हद कर दी। मेरे माँ और बाप न होने की वजह से तुमने मेरे साथ बहुत जुल्म सितम किया, तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ बहुत जुल्म सितम किया, और तुमने उसको कहने के बजाय हमेशा मेरे ऊपर ही लांछन लगाया। और तुम्हें तो मेरे माँ बाप खत्म होने के बाद तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम्हें पिता का फर्ज निभाना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपनी पत्नी के कहने पर आकर मेरे ऊपर ही जुल्म सितम के पहाड़ ढाए। ये सब उसका भाई सुन रहा था और शर्मिंदगी से सर को नीचे झुकाए हुए था। बल्कि मोहल्ले वाले तो पहले से ही जानते थे, क्योंकि जब भी अक्सर इस नंदिनी के साथ इसके भाई और भाभी का झगड़ा हुआ करता, मोहल्ले वाले उन चीजों को समझते थे और जानते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मोहल्ले के लोगों ने भी कई बार नंदिनी से कहा कि बेटा, तुम एक काम करो, तुम अपने भाई और भाभी को छोड़ के तुम हमारे घर पे रहा करो और तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम भी हमारी बेटी जैसी हो। तभी नंदिनी कहती, नहीं, मैं आप लोगों के यहाँ बोझ नहीं बनूंगी, क्योंकि जब मुझे मेरे अपनों ने नहीं अपनाया तो मैं तुम्हारे ऊपर कैसे बोझ बन जाऊं। और इन्हीं हालातों के चलते नंदिनी ने घर छोड़ा था। लेकिन वो कहती है अपने भाई से, देखो, तुमने मुझे बेसहारा करके छोड़ा और ऊपर वाले ने मुझे एक चांद सा बेटा दिया और मुझे इतना अच्छा पति मिला जो मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करता है और मेरी खुशी के लिए हमेशा मेरे आगे पीछे डोलता है। और इतना कहकर वो नंदिनी कमल का हाथ पकड़कर वहां से चल देती है और अपने घर आ जाती है। और अब वो पूरी तरीके से उनका गृहस्थ जीवन खुशहाली से भरा हुआ था और अच्छे से जिंदगी उनकी चल रही थी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आपको?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अपना सुझाव भी दें। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ नंदिनी की नहीं है, हमें इन कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाज में हो रहे इस तरह के अपराध और जास्तियां आए दिन हमें देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों, हमें नंदिनी की कहानी से सीख लेना चाहिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। और नंदिनी की कहानी हमें एक बात और भी सिखाती है कि कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, कभी भी हौसले नहीं हारना चाहिए और एक दिन जीत पक्की होती है। जब भी मुसीबत आए हमें डटकर उस मुसीबत से लड़ना चाहिए, ना कि हमें उस मुसीबत से भागना चाहिए। जिस दिन हम मुसीबतों से लड़ने वाले बनेंगे तभी हम विजेता कहलाएंगे। इसीलिए कभी भी किसी भी परेशानी और मुसीबत से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका पीछा करना चाहिए। कितने बहन बेटियों के साथ जास्तियां होती हैं, उन बहन बेटियों को भी इस कहानी से प्रेरणा लेना चाहिए और अपनी परेशानी और मुसीबतों के साथ डटकर मुकाबला करना चाहिए। दोस्तों, आज की बस यही कहानी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।